सुबह का समय था। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी थी। यात्री अपनी अपनी सीट पर सामान जमाने में लगे थे। इसी बीच प्लेटफॉर्म से आती आवाज ने सबका ध्यान खींचा। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, आलू वाले समोसे, चटनी के साथ। उम्र मुश्किल से 19-20 साल, सिर पर दुपट्टा, हाथ में टोकरी और चेहरे पर मेहनत की लकीरें, मगर आंखों में चमक, वो चमक जो भूख से जूझते परिवार को पालने की हिम्मत देती है। राधा के समोसे का स्वाद पूरे स्टेशन पर मशहूर था। माँ पहले ही गुजर चुकी थी। अब पापा की दवाई और छोटे भाई बहनों की पढ़ाई, सबका बोझ उसी के कंधों पर था। समोसे ले लो भैया, गर्मा गर्म, चटनी वाली प्लेट भी दूंगी साथ में। पहले डिब्बे में कुछ अमीर व्यापारी बैठे थे। सब सूट टाई में मोबाइल पर बिजनेस डील कर रहे थे। लीजिए समोसे, बिल्कुल गरम है। अरे हटो हटो, यहाँ कोई ये ठेले वाले समोसा नहीं खाएगा, हमें होटल का खाना चाहिए। राधा मुस्कुराई। उसे ऐसी बातें सुनने की आदत थी, मगर उसने चुपचाप अगले डिब्बे का रुख किया। दूसरे डिब्बे में कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां बैठे थे। अरे दोस्तों देखो, समोसे वाली ट्रेन में भी आ गई। क्यों बहन जी, कितने के हैं ये समोसे? भैया 10 रुपए का एक, चटनी फ्री। सब हंस पड़े, मगर तभी एक लड़का बोला, रुक जाओ दोस्तों, चलो लेते हैं। चलो बहन जी, 5 समोसे दे दो। राधा के चेहरे पर चमक आ गई। उसने जल्दी से पत्तल में समोसे रखे और प्लेट थमा दी। अब राधा अगले डिब्बे में पहुंची। वहां एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे थे। बेटी, समोसे कितने के हैं? दादी, 10 रुपए का एक, पर आप कहें तो 8 रुपए में दे दूं? नहीं बेटी, मेहनत का पूरा दाम लेना चाहिए, हमें 4 दे दो। राधा ने समोसे प्लेट में रखकर दिए। दादी ने पहला कौर लिया तो बोली, अरे वाह, बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट समोसा खाया। बिटिया, तुम्हारे हाथ में सचमुच जादू है। राधा के चेहरे पर संतोष था। उसे पैसों से ज्यादा दुआएं अच्छी लगती थीं। एक डिब्बे में कुछ छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ यात्रा कर रहे थे। बच्चे शोर मचाकर बोले, मम्मी, हमें समोसे चाहिए, हमें चाहिए। अरे चुप रहो, अभी खाना निकाले हैं, वही खाओ। राधा बच्चों की मासूमियत देखकर हंसी और बोली, बहन जी, बच्चों के लिए मैं छोटा छोटा समोसा रख दूं क्या? अब बिना मिर्च का है। बच्चे तालियां बजाने लगे। माँ ने मुस्कुराते हुए 5 समोसे ले लिए। धीरे धीरे राधा के समोसे पूरे डिब्बों में बिकने लगे। जिन लोगों ने पहले मजाक उड़ाया था, वही बाद में कहने लगे, अरे और समोसे हैं क्या? बड़े स्वादिष्ट हैं। राधा की टोकरी अब लगभग खाली हो चुकी थी। तभी अचानक एक बुजुर्ग यात्री का बटुआ गिर गया, जिसमें बहुत पैसे थे। किसी की नजर नहीं पड़ी। राधा वहीं समोसे बेच रही थी। उसने बटुआ देखा। पल भर को उसके मन में ख्याल आया, अगर ये पैसे मैं रख लूं तो घर की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगले ही पल उसे माँ की सीख याद आई। बेटी, मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया 1000 के बराबर होता है, और चोरी का लाख भी रेत की तरह फिसल जाता है। राधा ने झट से बटुआ उठाकर बुजुर्ग यात्री को पकड़ा दिया। ये आपका गिरा था अंकल। बेटी, तूने तो मेरा विश्वास लौटा दिया, वरना आजकल कौन इतनी ईमानदारी दिखाता है। यही घटना वहां बैठे अन्य यात्रियों ने भी देखी। अब वे सोच में पड़ गए। हम तो इस लड़की को बस एक समोसा बेचने वाली समझते थे, लेकिन इसमें कितनी ईमानदारी और आत्मसम्मान है। वही व्यापारी जिसने शुरुआत में राधा को ठुकरा दिया था, अब झेंपता हुआ उसके पास आया। बेटी जरा सुनो। जी अंकल। पहले मैंने तुझसे रूखा व्यवहार किया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सच कहूं तो तेरे समोसे जितने स्वादिष्ट हैं, उतनी ही तेरी ईमानदारी भी काबिले तारीफ है। बताओ कितने समोसे बचे हैं, मैं सब ले लेता हूँ। अंकल, अब तो बस 5 ही बचे हैं, वो मैं आपके लिए रख देती हूँ। व्यापारी ने पैसे दिए और बोला, बेटी तू बहुत बड़ी होगी एक दिन। मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं। वो कॉलेज स्टूडेंट्स
जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब एक दूसरे को देख रहे थे। यार, हम तो इसे मजाक में ले रहे थे, लेकिन ये लड़की कितनी मेहनती है। सच में यार, सोचो हमारी उम्र की है और परिवार चला रही है। चलो दोस्तों, इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। किताबें या पढ़ाई का कुछ इंतजाम कर सकते हैं। बहन, क्या आप पढ़ाई भी करती हैं? पढ़ाई छोड़नी पड़ी भैया। अब घर की जिम्मेदारियां हैं, भाई बहनों को पढ़ाना है। लड़की की आंखें भर आईं। काश हम कुछ कर पाते तुम्हारे लिए। वो बुजुर्ग जिन्होंने समोसे खाए थे, राधा को बुलाकर बोले, बिटिया, तेरी ईमानदारी देखकर मन खुश हो गया। भगवान तुझे सुखी रखे। ये छोटी सी भेंट है। उन्होंने 100 रुपए उसकी हथेली में रख दिए। नहीं दादी, आपने समोसे लिए हैं, इसकी जरूरत नहीं। नहीं बेटी, ये मेहनत के साथ साथ हमारी दुआ है। रख ले। राधा ने झिझकते हुए पैसे रख लिए। ट्रेन के आखिरी डिब्बे में एक आदमी शांत बैठा था। उम्र करीब 40 साल होगी। साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में गहराई। वो चुपचाप सब देख रहा था। बिटिया, क्या नाम है तुम्हारा? जी, राधा। बहुत सुंदर नाम है। लगता है तुम्हारे समोसे बहुत मशहूर हैं। जी, मशहूर तो नहीं, पर कोशिश करती हूँ कि मेहनत से लोगों का पेट भरे। आदमी ने उससे लंबी बातचीत की। उसने राधा से उसके परिवार, हालात और सपनों के बारे में पूछा। अच्छा, अगर मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगी? मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि हमारी गरीबी मिट जाए। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। तभी एक शख्स ने दूसरे यात्री का मोबाइल चुरा लिया और भागने लगा। लोग शोर मचाने लगे। अरे चोर चोर चोर! राधा ने देखा और तुरंत दौड़ पड़ी। उसके हाथ में समोसे की खाली टोकरी थी। उसने चोर पर टोकरी दे मारी। चोर लड़खड़ाकर गिर पड़ा और पकड़ा गया। सब लोग हैरान रह गए। वाह बिटिया, तू तो बहादुर भी है। वही आदमी जो चुपचाप राधा को देख रहा था, खड़ा हुआ और बोला, दोस्तों, शायद आप लोग मुझे पहचानते नहीं। मैं अरविंद मेहरा, मेहरा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का मालिक हूं। मैं आज साधारण यात्री बनकर सफर कर रहा था। इस बच्ची ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इसकी मेहनत, ईमानदारी और बहादुरी देखकर लगता है कि इसे मौका मिलना चाहिए। राधा, अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी के साथ काम कर सकती हो। हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, तुम्हारा खुद का छोटा सा आउटलेट भी दिलवाएंगे। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सचमुच भैया? लेकिन मेरे पास तो पढ़ाई का सर्टिफिकेट भी नहीं है। सर्टिफिकेट से ज्यादा जरूरी है मेहनत और ईमानदारी। वो तुम्हारे पास है। तालियों से गूंज उठा। सभी लोग राधा को देख रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज लग रहा है कि माँ की दुआएं रंग लाई हैं। बुजुर्ग ने उसे गले लगा लिया और बोली, देखा बेटी, भगवान मेहनती का साथ कभी नहीं छोड़ता। ट्रेन की यात्रा खत्म हुई। सब यात्री उतर गए, मगर राधा के दिल में नया उत्साह जाग चुका था। अब उसकी जिंदगी सिर्फ समोसे वाली तक सीमित नहीं रहने वाली थी। अगली ही सुबह अरविंद मेहरा, मेहरा फूड्स वाले का ड्राइवर, राधा के घर आया। बहन जी, मालिक ने बुलाया है, आपको ऑफिस चलना है। राधा के पापा खांसते हुए बोले, बिटिया, ये मौका भगवान ने दिया है, जरूर जाना। राधा ने दुपट्टा संभाला और छोटे भाई बहनों को प्यार करके रवाना हो गई। बड़ा सा ऑफिस, चमचमाते शीशे, अंदर सूट बूट में लोग। राधा ने ऐसे माहौल को पहले कभी नहीं देखा था। वो थोड़ी सहमी हुई थी। अरविंद ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। आओ राधा, डरो मत, ये सब तुम्हारा ही परिवार है। राधा ने झिझकते हुए हाथ जोड़ दिए। भैया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। मैं तो बस समोसे बना सकती हूँ। बस वही तो चाहिए। हमारी कंपनी को मेहनती और सच्चे लोग चाहिए।
बाकी सब हम सिखा देंगे। राधा को कंपनी के एक किचन में ट्रेनिंग दी जाने लगी। वहां उसने देखा स्टाफ, मशीनें, बड़ी कढ़ाई, पैकिंग मशीन। शुरुआत में उसे दिक्कत हुई। समोसे का मसाला मशीन से बनाना उसे अजीब लगा। अरे, मशीन में वो स्वाद कहाँ जो हाथों से बने मसाले में आता है? राधा, मशीन तेजी से काम करती है, पर असली स्वाद तुम्हारे हाथों से आएगा। तुम्हें दोनों का मेल करना है। कंपनी में कुछ पुराने कर्मचारी राधा से जलने लगे। देखा, ये समोसे बेचने वाली सीधी मालिक के पास पहुंच गई। हमें सालों लगे यहां तक आने में। हाँ, अगर यही आगे बढ़ी तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने राधा को परेशान करना शुरू किया। गलत सामान देना, किचन गंदा करना और उसे दोष देना। एक दिन तो मैनेजर ने डांट भी लगाई। राधा, ये समोसे जल कैसे गए? इतनी लापरवाही! राधा की आंखों में आंसू आ गए। सर, मैंने तो ठीक से बनाए थे, शायद किसी ने गैस बढ़ा दी। जब अरविंद को ये सब पता चला तो उसने सबके सामने कहा, राधा पर शक मत करना। मैंने इसे ट्रेन में देखा है। ये लड़की ईमानदारी और मेहनत की मूर्ति है। अगर कोई गलती होगी तो वो हमारी होगी, इसकी नहीं। राधा के दिल में हिम्मत फिर से जागी। उसने ठान लिया कि चाहे जितनी मुश्किल आए वो पीछे नहीं हटेगी। कुछ महीनों बाद कंपनी ने राधा को स्टेशन पर ही एक छोटा सा मेहरा फूड्स समोसा कॉर्नर दिलवा दिया। राधा अब ट्रेन में समोसे बेचने के बजाय अपने आउटलेट पर ग्राहकों को समोसे खिलाने लगी। भाई, वही राधा दीदी के हाथ के समोसे चाहिए। एक दिन वही कॉलेज स्टूडेंट्स वहां आए। अरे, ये तो वही समोसे वाली है ना? लेकिन अब तो ये आउटलेट की मालकिन बन गई। वाह, सच में मेहनत रंग लाई। उन्होंने राधा को बधाई दी। इसी तरह वही बुजुर्ग दंपत्ति भी आए और बोले, बेटिया, हमें गर्व है तुझ पर। भगवान ने तुझे तरक्की दी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। राधा के पापा की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। दवाई का खर्चा बहुत बढ़ गया। राधा रात रात भर रोती, लेकिन सुबह फिर मुस्कुराकर काम पर लग जाती। मुझे टूटना नहीं है। अगर मैं हार गई तो परिवार भी हार जाएगा। जब अरविंद और बाकी यात्रियों को ये खबर लगी तो सबने मिलकर मदद की। कॉलेज स्टूडेंट्स ने फंड इकट्ठा किया। दादी दादा ने दवा का खर्च उठाया। अरविंद ने डॉक्टर की व्यवस्था कर दी। राधा के पापा धीरे धीरे ठीक होने लगे। कुछ ही सालों में राधा का आउटलेट इतना मशहूर हो गया कि रेलवे ने उसे आधिकारिक ठेका दे दिया। अब वो सिर्फ समोसे वाली नहीं रही, बल्कि राधा फूड्स की मालकिन बन गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है। ये मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास की कहानी है। अगर राधा चाहती तो उस दिन वो बटुआ रख लेती या मुश्किलों से हार मान लेती, मगर उसने सही रास्ता चुना। आज वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राधा की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने सिर्फ इतना सीखा है कि मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलो। चाहे सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। मुश्किलें चाहे जितनी आए, हिम्मत और आत्मविश्वास से उनका सामना करो। दूसरों की मदद और दुआएं इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। सहारनपुर गांव में एक सीमा नाम की महिला अपने बेटे पवन और अपनी बहू रितु के साथ रहती थी। एक दिन, नमस्ते विमला काकी, आइए ना। हाँ बेटा, सीमा कहाँ है? काकी, माँ जी तो अभी बाहर गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अंडे लाई हूँ, उससे मैं बाद में मिल लूंगी। शुक्रिया काकी। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया कैसा, पहले सीमा ने भी मेरी बहुत मदद की है। अच्छा काकी, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं बेटा, मुझे अभी किसी काम से जाना है, मैं बाद में आकर चाय पीऊंगी। पक्का ना काकी? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल भाई। ठीक है।
विमला वहां से चली जाती है। फिर शाम को सीमा और पवन दोनों घर वापस आ जाते हैं। बहू, मेरे लिए थोड़ा सा गर्म पानी ले आ। जी मम्मी जी। रितु सीमा के लिए गर्म पानी लाती है। लीजिए मम्मी जी। सीमा पानी पी लेती है। मैंने हाथ पैर धोने के लिए भी पानी गर्म किया है। ठीक है, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तब तक तुम खाना लगाओ। ठीक है। उसके बाद सभी खाना खाने बैठते हैं। मैंने आज अंडे की भुजिया बनाई है। अरे वाह, तुम्हारे हाथ की अंडे की भुजिया खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ बहू, आज कितने दिनों बाद हमें ये खाने को मिल रही है। हाँ, वो तो शुक्र है विमला काकी का। वो आज घर पर आई थी और मुझे कुछ अंडे देकर गई थी, इसलिए मैंने सबके लिए अंडे की भुजिया बनाई है। विमला हमारे लिए कितना करती है। अगर वो नहीं होती तो हमेशा इस तरह हमारी मुसीबत में मदद कौन करता। सच में माँ, यहाँ तो अपने सगे परिवार वाले या रिश्तेदार ही सबसे पहले बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं, और विमला काकी तो फिर भी हमारी पड़ोसी है। वो हमारे लिए कितना करती है। हाँ बेटा, किसी ने सच ही कहा है कि मुसीबत पड़ने पर तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। हाँ मम्मी जी, लेकिन आप दोनों चिंता मत कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। हाँ बेटा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। उसके बाद सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। दरअसल ये लोग बहुत गरीब थे और जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। इनके मुसीबत के समय में किसी भी परिवार वालों ने इनका साथ नहीं दिया था, और साथ देना तो दूर की बात, कोई इनसे इनका हाल चाल तक नहीं पूछता था। यहाँ तक कि सभी ने इनको अपने घर पर आने तक के लिए मना कर दिया था। कोई भी रिश्तेदार इन्हें ना तो अपनी शादियों में बुलाता और ना ही किसी और फंक्शन में, लेकिन ये जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। पवन मेहनत मजदूरी करके अपना काम करता है। इस तरह दिन गुजरते हैं। इस महीने भी मेरी पगार बहुत ही कम मिली है। माफ करना भाग्यवान, मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा। इस बार भी हमें इतने कम पैसों में ही पूरा महीना निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। उसके बाद रितु बाहर चूल्हे पर खाना बनाने लग जाती है। बाहर हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, जिसकी वजह से चूल्हे में आग जलाने में काफी परेशानी हो रही थी। बहू को खाना बनाने में भी कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। हाँ माँ, मैं उसके लिए गैस का चूल्हा भी नहीं ला सकता। इतनी सर्दी है और उसे बाहर ठंड में खाना बनाना पड़ता है। रितु जैसे तैसे करके रोटियां सेक कर अंदर आ जाती है। फिर वो सभी को आम के अचार के साथ खाना परोसती है। माफ करना, लेकिन सब्जी लाने के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बहू, अभी पवन की पगार आई है, तू आज उनसे सब्जी ले आई हो। नहीं मम्मी जी, उस पगार से मुझे राशन वाले के उधार पैसे चुकाने हैं, ताकि मैं इस महीने के लिए और राशन खरीद सकूं। हम बिना सब्जी के तो काम चला सकते हैं, लेकिन बिना रोटी के काम नहीं चल पाएगा। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। तू बहुत समझदार है और तू हमारे घर की लक्ष्मी है। तुझसे ज्यादा अच्छे से ये घर और कोई नहीं संभाल सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। शुक्रिया मम्मी जी, अब आप खाना खा लीजिए। तुम्हारे हाथ की सादी रोटी में भी बहुत स्वाद है। फिर जब वो तीनों खाना खा रहे थे, तभी वहां पर विमला आ जाती है। आइए ना काकी, आप बैठिए। हाँ बेटा। और बताओ विमला, कैसी हो? घर पर सब खैरियत है ना? हाँ बहन, सब अच्छा है, बल्कि रवि का बिजनेस और अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं तुम सबके लिए कुछ मिठाइयाँ और कुछ कढ़ी चावल लाई हूँ। अरे विमला, इतना सब करने की क्या जरूरत थी भला? तुम हमारे लिए जरूरत से ज्यादा ही कर देती हो। नहीं सीमा, ऐसा कुछ नहीं है। काकी, क्या मैं आपके लिए भी खाना लगा दूं? लेकिन माफ करना, खाने में हमारे पास सिर्फ रोटियां हैं, उसके साथ सब्जी नहीं है। उनकी ऐसी हालत देखकर विमला काफी भावुक हो गई थी। फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके विमला कहती है, अरे बेटा कोई बात नहीं, तू मेरे लिए खाना डाल। मुझे आम का अचार बहुत पसंद है, मैं उसके साथ खा लूंगी। रितु विमला के लिए भी खाना डालती है। तब विमला खाना खाती है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच, तुम सबका दिल तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा है। मेरे पास तो जब चीज एक्स्ट्रा होती है तब मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ, लेकिन तुम थोड़ी चीज में भी दूसरों को सिर्फ देना ही जानते हो। ऐसा नहीं है काकी, जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता तब भी आप हमारे लिए बहुत कुछ करती है।
हाँ विमला, ऋतु बहू बिल्कुल सही कह रही है। फिर थोड़ी देर तक यूं ही बात करने के बाद विमला वापस अपने घर आ जाती है। अपने घर आने के बाद वो अपने बेटे से कहती है, बेटा सचमुच उन्हें देखकर मुझे हमारे पुराने दिन याद आ जाते हैं। हमारी भी कभी स्थिति बहुत ज्यादा बुरी थी और उस समय सीमा हमारी बहुत मदद करती थी, बल्कि उसके पास ज्यादा कुछ नहीं होता था, तब भी वो हमारे बारे में सोचती थी और हमारी खाने में मदद करती थी। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे आज भी याद है कैसे सीमा काकी हमारे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बना कर लाती थी। हाँ बेटा, लेकिन आज उनके पास खाने के लिए ढंग से रोटी सब्जी तक नहीं है। मैं उनकी मदद तब करती हूँ जब आज हमारी स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ ज्यादा करना चाहती हूँ। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। फिर कुछ दिन बाद रवि खुश होते हुए घर वापस आता है। क्या बात है बेटा, तू इतना खुश क्यों है? माँ, तुम सीमा काकी की मदद करना चाहती थी ना? हाँ बेटा, वो तो मैं अभी भी चाहती हूँ। तो माँ देखो, मेरा अंडे और चिकन का बिजनेस है ही। हाँ तो क्यों ना हम ऋतु भाभी का अंडे बिरयानी का ठेला लगवा दें? लेकिन बेटा। माँ, तुम शायद कुछ भूल रही हो। रवि अपनी माँ की बात को बीच में काटते हुए कहता है, हमने उस दिन ऋतु भाभी के हाथ की बनी अंडा बिरयानी खाई थी तो सभी उंगलियां चाटते रह गए थे। और तुम तो मेरे दोस्तों को जानती हो, उसने ऐसे ही ठेला लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली थी। आजकल लोगों को स्वादिष्ट खाना चाहिए, इसलिए तुम चिंता मत करो, मेरा भरोसा रखो, ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है बेटा, वैसे भी तू अब एक बिजनेसमैन है तो तेरी बात में ज्यादा दम होगा। मैं आज ही जाकर सीमा से बात करती हूँ। फिर विमला सीमा के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। हाँ विमला, लेकिन मैं ऋतु पर काम का प्रेशर नहीं डालना चाहती। वो बेचारी वैसे ही घर को संभालती है और मैं उसके कंधों पर और जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती। तभी वहां पर ऋतु आती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। मम्मी जी, आप मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही है? ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बहू, अगर तू ये काम करना चाहती है तो मैं तुझे मना नहीं करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मम्मी जी? यही कि मैं भी तेरी इसमें मदद करूँगी, हम दोनों साथ में ये काम करेंगे। ठीक है मम्मी जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। चलो जी, अब दोनों सास बहू मान गई, फिर हम कल से ही ये काम शुरू करते हैं। मैं आज ही रवि से सारा सामान मंगवा लूंगी। अगले दिन सुबह सुबह विमला सीमा के घर जाती है और उसे जरूरत का सारा सामान दे देती है। फिर उस दिन पहले ऋतु घर पर अंडा बिरयानी बनाती है और उसके बाद सभी को टेस्ट करवाती है। तो बताइए, आप सबको कैसी लगी? बेटा, बस मैं तुझे क्या बताऊं, तेरे हाथ की अंडा बिरयानी खाकर तो मजा ही आ जाता है। सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ बहू, सच में मेरी अंडा बिरयानी तो इस अंडा बिरयानी के आगे फेल है। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मैंने ये आपसे ही बनानी सीखी है, तो इस रेसिपी की असली मास्टर तो आप ही हुई ना? हाँ बेटा, लेकिन तेरे हाथों में जादू है, तूने इस रेसिपी को और भी ज्यादा अच्छा बना दिया। तो ठीक है, तुम्हें ज्यादा दिन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों कल से ही ये काम शुरू कर सकती हो। जी काकी। हाँ। फिर उसके अगले दिन से ऋतु और सीमा दोनों अपना अंडा बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर देते हैं। अंडा बिरयानी लो, अंडा बिरयानी, गरम गरम ताज़ा ताज़ा स्वादिष्ट अंडा बिरयानी। अगर एक बार खाएंगे तो बार बार खाते ही रह जाएंगे। मेरी गारंटी है, अगर यहाँ की अंडा बिरयानी खाई तो दूसरी अंडा बिरयानी देखेंगे भी नहीं। ऋतु की ऐसी बातें सुनकर कुछ ग्राहक उसके पास आते हैं और उससे अंडा बिरयानी लेते हैं। क्या वाकई आपकी यहाँ की अंडा बिरयानी इतनी स्वादिष्ट है? अगर मुझे स्वादिष्ट नहीं लगी तो मैं उसके पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि तुम यहाँ पर नई हो। जी जी बिल्कुल, बेशक। ऋतु का इतना कॉन्फिडेंस देखकर और भी ग्राहक उससे बिरयानी ले लेते हैं। जब सभी ग्राहक बिरयानी खाते हैं तो उन्हें वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। मेरा तो घाटा हो गया। जी कैसे? क्या आपको ये सच में स्वादिष्ट नहीं लगी? बल्कि मुझे इस बिरयानी के पैसे नहीं देने होंगे, क्योंकि मुझे स्वादिष्ट लगी, इसीलिए मेरा घाटा हो गया। उस ग्राहक की बात सुनकर ऋतु, सीमा समेत वहाँ के सभी ग्राहक हंसने लगते हैं। भाई साहब, आपने तो हमें डरा ही दिया था।
इस तरह वो सभी ग्राहक उनकी बिरयानी खाकर और उन्हें पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। पहले ही दिन वो दोनों अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। इस तरह पूरा 1 महीना बीत जाता है। फिर 1 महीने बाद विमला उनके घर आती है। काम कैसा चल रहा है? इतना अच्छा चल रहा है कि अब हम एक वक्त की सब्जी आराम से खरीद सकते हैं। साथ ही कभी कभी तो अंडा बिरयानी भी खा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है। तुम दोनों कभी भी अपने सामान की चिंता मत करना, मैं तुम्हें हमेशा सामान दूंगी। नहीं विमला बहन, इसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा घाटा होगा। अगले महीने से हम तुम्हें सामान के पैसे देना शुरू कर देंगे। नहीं सीमा बहन, तुमने इतने बुरे समय में हमारी मदद की। अपने हिस्से का खाना तुम हमें दिया करती थी, तो क्या उस समय तुम्हारा भी घाटा होता था? नहीं ना। रवि अभी तो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, उसका खुद का बिजनेस है। अगर वो थोड़ा सा सामान तुम्हें भी दे देगा तो इसमें उसका कोई घाटा नहीं होगा। इसलिए तुम इन सब बातों की चिंता मत करो और सिर्फ अपने काम पर अच्छे से ध्यान दो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, और आज शाम तुम हमें अच्छे से अंडा बिरयानी खिला देना। जरूर काकी। इस तरह उन सास बहू का अच्छा सा अंडा बिरयानी का बिजनेस खुल जाता है, जिसके बाद उन तीनों की जिंदगी थोड़ी सुखमय हो जाती है। मोहन अपनी पत्नी सुधा और माँ कुंती के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। मोहन जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सुधा माँ बनने वाली थी और ऐसे में हर गर्भवती महिला को कुछ न कुछ खाने का मन करता ही है। ठीक वैसे ही एक दिन सुधा को कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा था, क्योंकि कढ़ी चावल सुधा को बहुत पसंद थे। लेकिन घर में ना तो बेसन था और ना ही चावल, जिस वजह से सुधा कढ़ी चावल नहीं बना पाती और वो उदास अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहाँ मोहन आता है। क्या बात है सुधा, तुम परेशान क्यों हो? कुछ नहीं जी, वो मैं रसोई में गई और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज कढ़ी चावल बनाऊं, पर रसोई में तो बेसन है ही नहीं और ना ही चावल है। बस इसीलिए थोड़ा सा मन उदास हो गया, क्योंकि ऐसे समय में बहुत कुछ खाने का मन करता है, पर गरीबी के कारण मुझे अपने मन को मारना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। सुधा का मन बहुत उदास था, इसीलिए वो मोहन से कुछ नहीं कहती। थोड़ी ही देर बाद मोहन काम पर निकल जाता है और इसी तरह से शाम हो जाती है। शाम को मोहन घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक कढ़ी चावल का ठेला लगा हुआ दिखाई देता है, जो कि सिर्फ 50 रुपए प्लेट कढ़ी चावल दे रहा था। मोहन के पास 50 रुपए थे, इसीलिए मोहन सुधा के लिए 1 प्लेट कढ़ी चावल पैक करवा लेता है और घर जाकर सुधा को कढ़ी चावल देते हुए कहता है, सुधा, ओ सुधा, ये लो कढ़ी चावल, खाकर देखो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। कुछ तुम्हारा मन बहुत था ना, और देखो मुझे रास्ते में कढ़ी चावल का ठेला ही मिल गया। चलो अच्छी बात है कि मोहन बाहर से ही कढ़ी चावल ले आया, वरना आज मेरी बहू को फिर से अपना मन मारना पड़ता। अरे गर्भावस्था में एक माँ का जो मन करे उसे वो खाना चाहिए। अरे कढ़ी चावल तो सच में बहुत टेस्टी लग रहे हैं। वैसे सच बताऊं तो शादी से पहले मैं हमेशा अपने घर में कढ़ी चावल बनाया करती थी और लोगों को मेरे हाथ का कढ़ी चावल बहुत पसंद आते थे। आसपास के सभी लोग मुझसे कढ़ी चावल बनवाया करते थे। अच्छा, तो तुमने मुझे कभी बनाकर खिलाया क्यों नहीं? अरे इस घर में ठीक से 2 वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत है। जब से सुधा इस घर में आई है तब से इस बेचारी को हमारे साथ चीजों को लेकर समझौता ही तो करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं माँ, इस बार जब मेरी तनख्वाह मिलेगी तो मैं घर में खूब सारा राशन डलवाऊंगा और सुधा राशन डालते ही तुम्हें मेरे लिए कढ़ी चावल बनाना है। अच्छा ठीक है, जिस दिन अपने घर में राशन डलवा दिया उसके अगले ही दिन मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी। यूं ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और मोहन को उसकी सैलरी भी मिल जाती है और वो अपने घर में राशन भी डलवा देता है। और अगले ही दिन सुधा अपने घर में कढ़ी चावल बनाती है और सुधा कढ़ी चावल बनाकर सास और पति को खाने को देती है। अरे वाह, ये कढ़ी चावल तो सच में बहुत टेस्टी है। ऐसे कढ़ी चावल तो बाहर मार्केट में मिलते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ अगर कभी भविष्य में हमें अगर खुद का काम करना पड़ा तो हम कढ़ी चावल बेचने का ही काम करेंगे। अरे बहू, तू तो सच में बहुत स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाती है। अब तो ऐसा लग रहा है घर में राशन के नाम पर सिर्फ बेसन और चावल ही डलवाना पड़ेगा। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सच में कढ़ी चावल बहुत टेस्टी है। अब अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं भी कढ़ी चावल का ठेला लगाऊंगा। हाँ और नहीं तो क्या, तेरा उपाय बिल्कुल सही है बेटा। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी इस महंगाई में नौकरी कब तक करेगा इंसान। और इस तरह से मोहन और उसका परिवार हंसी खुशी अपना जीवन जी रहा था। और एक रात बहुत तेज आंधी आती है, जिससे मोहन के घर की छत उड़ जाती है और घर पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। घर की बिगड़ती स्थिति देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। हे भगवान, एक तो इतनी गरीबी, ऊपर से ऐसी बिगड़ी हुई स्थिति, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं घर की मरम्मत करवा पाऊँ। आखिर क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। पता नहीं हमारे साथ ही क्यों होता है ये सब। आखिर हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? कहाँ से इतने पैसे आएंगे कि हम घर की मरम्मत करवा पाए? बच्चों, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो हमारी मदद जरूर करेगा। अरे माँ, कुछ नहीं होने वाला। क्या भगवान को हमारी लाचारी और बेबसी दिखाई नहीं दे रही क्या? अरे और कितना परेशान करेंगे भगवान हमें। अब कैसे न कैसे जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। मेरी बात मानो तो गांव के जो जमींदार है ना, उनसे कुछ पैसे उधार ले लो, ताकि उससे हम घर की मरम्मत करवा पाए। ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मैं कल जमींदार के पास जाऊंगा और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊंगा, ताकि उससे मैं अपने घर की मरम्मत करवा पाऊं। मोहन अगले ही दिन जमींदार के पास जाता है और जमींदार से पैसे उधार मांगता है, जिसके बाद जमींदार कहता है, ठीक है, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, पर याद रखना, अगर तूने समय से मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मालिक, आप मुझे बस 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। अभी तो मुझे मजबूरन आपसे ये पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि अचानक से मेरा घर टूट गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुझे पैसे उधार दे दूंगा, बस याद रहे कि टाइम से तुझे उन पैसों को वापस करना है। मोहन जमींदार से पैसे ले लेता है और उन पैसों की मदद से अपने घर की मरम्मत करवाने लगता है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है, पर मोहन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जमींदार का उधार वापस कर पाए। एक दिन मोहन के घर पर जमींदार आता है और जमींदार बहुत बुरी तरह से मोहन के घर पर चिल्ला रहा था। तभी मोहन बाहर आता है। अरे मालिक, मालिक, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं, बस आप मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए, मैं आपको आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अरे हद होती है किसी चीज की, देखते देखते 2 महीने बीत गए, लेकिन तूने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए। आखिर कितना समय लेगा तू? जब पैसे देने की औकात नहीं थी तो पैसे लेते ही क्यों हो तुम लोग? हाँ मालिक, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है, पर आप मेरा यकीन कीजिए, सच में मेरे पास पैसा नहीं है, वरना मैं आपको आपके पैसे वापस कर देता। देख, आज मैं तुझे फाइनल बोल रहा हूँ, मुझे तेरी गरीबी और तेरी मजबूरी से कोई मतलब नहीं है। अगर आज शाम को तूने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए तो याद रखना, आज शाम तेरे लिए काली रात बनकर गुजरेगी। जमींदार इस तरह से मोहन को धमकी देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद मोहन की माँ और सुधा मोहन के पास आती हैं और वो कहती है, देखो, हमने डिलीवरी के लिए जो पैसे बचा कर रखे थे, वो पैसे तुम जमींदार को दे दो। अभी डिलीवरी होने में थोड़ा सा समय है, इसीलिए अभी जो सामने है पहले हम उसे देखते हैं, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं सुधा, बात को समझने की कोशिश करो। देखो, तुम्हारी डिलीवरी नजदीक आ रही है और कब मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं मालूम। सुधा बेटा, बात को समझने की कोशिश कर। देख, कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। माँ जी, आप बात को समझने की कोशिश करो और देखो, आप दोनों को मेरी कसम है, ये पैसे आप जमींदार को दे दीजिए। इस तरह से मोहन सुधा की बात मानकर वो पैसे लेकर जमींदार को दे देता है और इस तरह से धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। और घर की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सुधा अपने पति से कहती है, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों मिलकर कढ़ी चावल बेचने का काम करें, क्योंकि अब दिहाड़ी मजदूरी से इतने पैसे नहीं आ पा रहे हैं जिससे हम अपना गुजारा कर सके। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है सुधा, पर अभी तुम पेट से हो और ऐसे में तुमसे बाहर का काम करवाना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। एक बार हमारा बच्चा हो जाए, उसके बाद हम दोनों मिलकर बाहर जाकर कढ़ी चावल बेचेंगे। अरे मैं बस कढ़ी चावल बनाऊंगी, बाकी का काम आप और माँ जी संभाल लेना। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है मोहन। अरे मैं तुम दोनों की खूब मदद करूंगी ताकि हमारे हालात ठीक हो जाएं। इस तरह से सुधा और मोहन दोनों मिलकर मार्केट में कढ़ी चावल बेचने लगते हैं। सुधा के कढ़ी चावल बहुत स्वादिष्ट हुआ करते थे, जिस वजह से हर कोई सुधा से कढ़ी चावल खरीद कर खाया करता था और इस तरह से सुधा की अच्छी खासी बिक्री हो जाया करती थी। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि लोगों को हमारे हाथ के कढ़ी चावल बहुत पसंद आएंगे, और देखो, बहुत कम ही टाइम में हमारा काम भी ठीक चल रहा है। भगवान करे ऐसे ही हम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। हाँ सुधा, जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। भगवान करे जिस तरह से तुम मेरे घर में लक्ष्मी बनकर आई, ठीक वैसे मेरी बेटी भी मेरे लिए लक्ष्मी बनकर ही आए। अच्छा, तो मतलब तुम्हें बेटी चाहिए? अगर बेटा हो गया तो? वैसे तो मुझे बेटी चाहिए, पर अगर हमारा बेटा हो गया तो तब भी मैं उसे उतना ही प्यार करूंगा जितना अपनी बेटी को करूंगा। वैसे बेटियां तो पापा की लाडली होती हैं, वो कहते हैं ना, पापा की परी। लेकिन मेरा अगर बेटा होता है तो वो मेरा राजकुमार होगा। इस तरह से दोनों पति पत्नी आपस में हंसी खुशी कढ़ी चावल बेचा करते थे और इसी तरह से गुजरते वक्त के साथ सुधा का 9वां महीना लग जाता है और सुधा एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। एक दिन बिट्टू बाहर से अपने घर में आता है और उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। तभी बिट्टू अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या बना रही हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बेटा, तुम्हारे फेवरेट बैंगन के पकोड़े बना रही हूँ।
सच्ची? फिर तो आज मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा। आखिर मेरे फेवरेट बैंगन के पकौड़े जो बन रहे हैं। अरे हाँ बाबा, तुझसे जितना बन पाए तो उतना खा लियो। अर्चना अपने छोटे से परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही थी। क्योंकि अर्चना के घर में सबको उसके हाथ के बैंगन के पकोड़े बहुत पसंद थे, इसलिए कोई भी खुशखबरी होती तो अर्चना घर में बैंगन के पकोड़े ही बनाया करती। अर्चना बैंगन के पकोड़े बनाकर जैसे ही हटती है, वैसे ही वहाँ अर्चना का पति विनोद आ जाता है। लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। गर्मा गर्म पकौड़े तो बनकर तैयार है। अब मैं भी गर्मा गर्म सभी के साथ बैठकर बैंगन के पकौड़े खाऊंगा। बैंगन के पकोड़े तो तैयार होने ही थे बेटा। आखिर तेरी पोस्ट जो बढ़ गई, अब तो सैलरी के साथ साथ तू शहर में काम करेगा, वो भी बहुत बड़ी कंपनी में। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। माँ, मैं आजकल शहर नहीं जा रहा। कंपनी की तरफ से हमें घर भी मिल रहा है। अब हम सब शहर में ही रहेंगे और बिट्टू की पढ़ाई भी शहर में ही कराएंगे। तो बिट्टू, अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं और वहाँ पर बिना टेस्ट के स्कूल में एडमिशन नहीं होता। अगर तुम्हें अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करनी है तो बहुत तैयारी करनी होगी, ताकि तुम टेस्ट पास कर सको और अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सको। हाँ पापा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छे स्कूल से पढ़ाई करनी है। वैसे हम लोग शहर कब जाएंगे? कब से आपको नए ऑफिस में बुलाया है? बस अगले महीने की 1 तारीख को ही हमें शहर शिफ्ट होना है, तो उसके हिसाब से 27 या 28 तक हमारी फ्लाइट की टिकट बन जाएगी। हे भगवान, फ्लाइट की टिकट तो बहुत महंगी होती है। अरे बाबा, कंपनी ही बनाएगी टिकट। इसके बाद हम 30 या 31 तक शहर में पहुंच जाएंगे और 1 तारीख से मैं अपनी नई कंपनी में ज्वाइन कर लूंगा। तब से शुरुआत होगी हमारी नई लाइफ की। बहू, इसका मतलब है अब हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। जल्दी से तू सारी पैकिंग करके रख ले, कहीं कुछ सामान छूट ना जाए। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। अगर हमारा कोई भी सामान छूट गया ना, तो हम दोबारा शहर से गांव अपना सामान लेने थोड़ी ना आएंगे। माँ, कुछ पैकिंग करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बस कपड़े और जरूरत की कुछ चीजें पैक कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ कंपनी दे रही है हमें। अच्छा चलो, बातें बहुत हो गई हैं, अब जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े खाए जाएं। वैसे भी अर्चना के पकौड़ों की बात ही अलग है। जो भी कहो अर्चना, तुमसे अच्छा बैंगन का पकौड़ा कोई नहीं बना सकता। यहाँ किसी को बैंगन पसंद नहीं, लेकिन जब तुम पकौड़े बनाती हो तो हम सब तुम्हारे बैंगन के पकौड़ों के दीवाने हो जाते हैं। अर्चना की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। समय बीतता है और देखते ही देखते शहर जाने का दिन पास आने लगता है। ऐसे ही एक दिन विनोद फोन पर अर्चना से बात करते हुए कहता है, अर्चना, मुझे फ्लाइट की टिकट मिल गई है। परसों ही हम सब शहर के लिए निकल रहे हैं, तो तुम आखिरी बार गांव में हम सब के लिए बैंगन के पकौड़े बना लो और सभी को अलविदा कह दो। अच्छा ठीक है, बना दूंगी, आप बस जल्दी से आ जाओ। आज विनोद की खुशी दुगनी हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ गाड़ी चला रहा था। पर तभी अचानक से उसके गाड़ी के सामने एक ट्रक आ जाता है और उसी समय विनोद का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें विनोद अपने पूरे परिवार वालों का साथ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। विनोद के जाने के बाद विनोद का परिवार बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। ऐसे ही एक दिन, दादी, जब से पापा की मौत हुई है तब से माँ ने तो बैंगन के पकौड़े बनाना ही छोड़ दिया। माँ से कहो ना, आज वो हमारे लिए बैंगन के पकौड़े बना दे। हाँ बेटा, मैं बोलूंगी तेरी माँ से। इस तरह आशा अपनी बहू अर्चना से बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए कहती है। माँ जी, मैं बैंगन के पकोड़े कैसे बनाऊं? आप जानती है ना, जब से विनोद हमें छोड़कर गए हैं, हमारे ऊपर कैसे दुखों का पहाड़ टूट गया है। ये घर चला पाना मुश्किल हो रहा है और आप बिट्टू को दिलासा दे रही है कि मैं बैंगन के पकोड़े बनाऊंगी। माँ, इस समय मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। अरे, ये सोच सोच कर मेरा तो सर फटा जा रहा है कि घर कैसे चलाऊं। 2 महीने से बिट्टू के स्कूल की फीस नहीं गई है। अगर स्कूल की फीस नहीं भर पाई तो इस बार तो स्कूल वाले बिट्टू को स्कूल से निकाल ही देंगे। जब से विनोद जी गए हैं तब से घर का किराया नहीं गया है। घर के खर्चे खत्म ही नहीं हो रहे। आपकी दवाई खत्म हो गई है। मेरे पास इन सबको पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं और इसे बैंगन के पकोड़े खाने हैं। अर्चना और उसका पूरा परिवार अपने ऊपर दुखों को झेल रहे थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति समय के साथ साथ बिगड़ती जा रही थी और इसी बीच एक औरत अर्चना से मदद मांगने आती है।
अर्चना बहन, मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हैं। मैंने सोचा कि उन्हें पकोड़े बनाकर दे दूं, पर मेरे घर में एक भी सब्जी नहीं है और तुम तो जानती हो ना, बैंगन के पकोड़े बना पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरे घर में सिर्फ बैंगन रखे हैं, तो तुम प्लीज घर आकर मेरे मेहमानों के लिए बैंगन के पकोड़े बना दो ना, ताकि मेरी इज्जत बच जाए। बेटा, मेरी बहू इस वक्त कहीं नहीं जाएगी। बड़ी मुश्किल से हमें जूड़ा बनाने का काम मिला है। अगर वो तुम्हारे घर में जाकर बैंगन के पकोड़े बनाएगी तो हमारा दिन में जो मुश्किल से 100 रुपए की दिहाड़ी बनती है वो भी नहीं बन पाएगी। और तू तो हमारे घर के हालातों से बखूबी वाकिफ है। आंटी जी, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, इसलिए मैं अर्चना बहन से किसी भी तरह का कोई फ्री में काम नहीं करवाऊंगी। मैं खुद नहीं चाहती कि आप लोगों का नुकसान हो, इसलिए मैं अर्चना बहन को बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए पैसे दे दूंगी। इसलिए अब आप प्लीज उसे पकोड़े बनाने दीजिए ना। देखिए, इसमें आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। दादी, जाने दो ना माँ को, इसी बहाने माँ के बैंगन के पकौड़े फेमस हो जाएंगे। और क्या पता हमें आंटी की तरह और भी लोग आकर माँ से बैंगन के पकौड़े बनाए। दिन के 100 रुपए कमाना से तो अच्छा है ना कि माँ 400-500 कमाए, ताकि हमारा घर चल सके। अर्चना और आशा को बिट्टू की बात बहुत पसंद आती है और अर्चना बिना कुछ सोचे उस औरत के घर जाकर बैंगन के पकोड़े बनाती है। और वो औरत एक दिन की दिहाड़ी के हिसाब से अर्चना को 500 रुपए दे देती है। जिसके बाद बिट्टू अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं और पापा कहते थे ना आपसे कि आप बैंगन के पकोड़े बहुत अच्छे बनाती हो। आज इतने दिनों बाद ये 500 रुपए देखकर कितनी खुशी मिल रही है। एक समय था जब 500 रुपए हम बाहर जाकर खा कर आ जाते थे, और अब ये नौबत आ गई कि दूसरों के घर में बैंगन पकोड़े बनाकर हमने ये 500 रुपए कमाए हैं। माँ जी, अब क्या कर सकते हैं, यही हमारी किस्मत है। काश कि इस तरह रोज मुझे काम मिल जाता तो मैं डेली का 500 रुपए कमा लेती। माँ, हमें स्कूल में मैडम ने सिखाया था कि अगर हम अपना खुद का बिजनेस करें तो ज्यादा फायदा है। अगर आप इन 500 रुपए से बेसन और बैंगन खरीदकर बाजार में या कहीं पर भी बैंगन के पकोड़े बनाकर बेचे तो हमें काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम जो घर से बनाते हैं ना पकोड़े, उसमें हमें ज्यादा फायदा नहीं मिलता। अगर हम अपने पकोड़े खुद बनाकर बेचें तो हमारा ज्यादा बिजनेस होगा। बिट्टू की बात अर्चना और आशा को पसंद आ जाती है। अब अर्चना बिट्टू के कहे अनुसार घर में थोड़े से बेसन और बैंगन लेकर आती है और उन्हें बनाकर बाजार में गरीब माँ के पकोड़े के नाम से बेचने लगती है। गरीब माँ के बैंगन के पकोड़े? अरे बहन, क्या तुम सिर्फ बैंगन के ही पकोड़े बनाकर बेचती हो? भला तुमने ये बिजनेस क्यों शुरू किया? बैंगन यहाँ किसी को पसंद नहीं आता है, इसमें तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। भाई साहब, जब आप मेरे हाथ के पकोड़े खाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने बैंगन के पकोड़े बेचना ही क्यों मुनासिब समझा। अरे बहन, मैं तो हर तरह के पकोड़े खा लेता हूँ, इसीलिए जल्दी से लगा दो मेरे लिए अपने खास स्पेशल बैंगन के पकोड़े। वो आदमी अर्चना का पहला ग्राहक था, इसलिए अर्चना बहुत ही प्यार से उसे बैंगन के पकोड़े देती है और उससे 20 रुपए ले लेती है। और इस तरह एक एक करके अर्चना के पास ग्राहक आते रहते हैं और उसके अच्छे खासे बैंगन के पकोड़े बिक जाते हैं। अब शाम को जब अर्चना घर जाती है तो बिट्टू अपनी माँ से उसके बैंगन के पकोड़ों के बारे में पूछता है। माँ, कैसा रहा आपका पहला दिन? बेटा, जितना हमने सोचा था उतनी कमाई नहीं हुई। बहू, तू हिम्मत मत हार और यूं इस तरह उदास मत हो। अरे किसी भी काम में थोड़ा समय तो लगता ही है। तू बस ये देख कि तूने जितने भी बैंगन के पकोड़े बनाए थे वो सब पकोड़े बिक गए। देखना, कल तेरी और अच्छी कमाई होगी। अपनी सास और बेटे की बात सुनकर अर्चना का हौसला बढ़ जाता है और वो अगले दिन फिर से बैंगन के पकोड़े बेचने जाती है। और आज उसकी दुकान पर काफी भीड़ लग जाती है, जिसे देखकर अर्चना बहुत खुश होती है और खुशी से खुद से बोलती है, सही कहा था माँ जी और बिट्टू ने। लगता है मेरे बैंगन के पकोड़े सभी को पसंद आ रहे हैं, तभी तो लोग मेरे बैंगन के पकोड़ों को इतना खा रहे हैं। उफ, अब शायद मैं अच्छे से अपना घर चला पाऊंगी। अरे बहन, क्या सोच रही हो? जल्दी से 2 प्लेट मेरे बैंगन के पकोड़े पैक करो ना, मुझे घर जाना है। मेरे बच्चे कब से बैंगन के पकोड़ों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बहन, बस आप ही का पैक कर रही थी। भाई साहब, आप भी बता दीजिए आपके लिए कितने बैंगन के पकोड़े पैक करूं?
अपने ग्राहकों को बैंगन के पकोड़े बड़े ही चाव से खाता देख अर्चना का हौसला बुलंद हो जाता है और फिर वो कभी हिम्मत नहीं हारती और इस तरह एक गरीब माँ अपने बैंगन के पकोड़े की वजह से फेमस हो जाती है और अब दूर दराज से लोग आकर अर्चना के बैंगन के पकोड़े खाते हैं।